जी डॉक्टर शाहाना, अब बताइएगा कि क्या एक प्रोसीजर होता है इस चीज़ को, जाहिर है कि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसको लेकर चलना, कमर्शियली इसको लेकर चलना, इसका प्रोसीजर क्या होता है पूरा अगर आप लाइसेंस करें जीएमओ को? जी हाँ, मेरे ख्याल से लाइसेंस तो ज़रा दूर की बात है। अभी आप जो बात कर रहे थे कि इसके हेल्थ हैज़र्ड्स, तो ये जो कुछ भी हम चेंजेस ला रहे हैं इसके अंदर, जेनेटिकली आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी चीज़ों में चेंजेस की गई हैं, इधर की जीन उधर, और उस जीन के जो फ़वाइद है वो भी होते हैं। लेकिन इस सब को देखने के लिए हमें जो एक पूरा प्रोसीजर है उसको फॉलो होता है, करना होता है हमें। तो जैसा कि अभी बता रहे थे कि 2005 में, तो ये देखिए 2000 में हमारे पास ये बायोसेफ्टी रूल्स बने थे और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने 2005 में इनको अप्रूव किया बायोसेफ्टी रूल्स को। और मैं क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में 3 साल रही और वो साल वही थे जब ये मामला सब हो रहा था कि बीटी कॉटन की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए। तो आपको पता है कि उसके अंदर कोई हमारी 15-20 मीटिंग्स, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है। पहले ये जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ रिसर्च होती है, वो उसमें जीन मैनिपुलेशन, कितना अर्सा लगता है रिसर्च मतलब यानी काफ़ी अर्सा लगेगा, क्योंकि मतलब महीनों पे सालों पे भी हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ 2 इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में और लाहौर में, ये सब चीज़ें शुरू हुई थी और हमें ये सबमिट किया गया कि हमने ये जीन इसमें डाल दी है और ये सब कुछ कर लिया है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है। तो हमारे पास पूरा डोजियर आया, तो उसके बाद हमने उसको हर पेज को, हर चीज़ को देखा कि भाई जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की मैं मेंबर थी फ्रॉम पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, और भी हमारे तमाम मेंबर्स थे। तो उसमें देखा कि ये जो कुछ किया है इन्होंने, अगर इसको ग्रो करते हैं एक एरिया में, तो वहाँ की जो बाकी बायोडाइवर्सिटी है वो कैसे डिस्टर्ब होगी, वहाँ पे जो दूसरे वीड्स हैं या दूसरे जो कीड़े हैं वो तो नहीं मर जाएंगे सारे। हम बुलवर्म को मारना चाहते हैं क्रिस्टलाइजेबल टॉक्सिन से, जो कि बैसिलस थोरिजोनेसिस से हमने एक जीन ट्रांसफ़र की थी, और वो जीन जो है वो ऐसा एक मतलब टॉक्सिन बनाती थी कि बुलवर्म, जो कि हमारी कॉटन के फूलों को खा जाता था, तबाह कर देता था, वो मर जाता था उससे। लेकिन वो तो मर जाएगा, लेकिन बाकी तो नहीं मर जाएंगे, बाकी उस एनवायरनमेंट की चीज़ें तो मसला नहीं हो जाएंगी। ये सारी काफ़ी सारे यानी फील्ड स्टडीज़ काफ़ी दिन तक चली और उन्होंने चलाई। फील्ड स्टडी हो गई, आपकी कॉटन बनी, उस कॉटन को जो इस्तेमाल करेंगे उससे कोई एलर्जीज तो नहीं होंगी, उससे कोई प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें उस रोजियर में मौजूद थी। तो वो हमने फिर बाकायदा उस पर एतराज़ात भी किए, फिर उसको वापस भेजा, फिर उसमें चेंजेस आए कि कोई तकरीबन मैं समझती हूँ 30 मीटिंग्स हुई होंगी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की और बायोसेफ्टी कमेटी की, जिसके बाद ये तय हुआ कि हाँ भाई इसको सोचना चाहिए कि ये इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी इंसेक्ट से भी रेजिस्टेंट है और ये सारा कुछ। तो फिर मतलब जब दे दी इजाज़त, उसके बावजूद भी ये हुआ कि 2008 में इजाज़त दी गई, अप्रूवल दिया गया कि जी हाँ जीएम कॉटन जो है उसकी इजाज़त मिल गई। फिर 2010 में कल्टीवेशन सारे में रेगुलराइजेशन के बाद हुई है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, यानी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, इसके बाद भी ये चीज़ चलती रहती है, रिस्क असेसमेंट चलता रहता है कि जो इजाज़त दी है, जो जीन थी वो जीन परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है एफिशिएंसी है उसमें नहीं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अंदाज़न महीनों लग सकते हैं, यानी उस जीन का बनाना, मतलब उसको उसमें इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में अगर कमर्शियल लाइसेंस जीएमओ सोयाबीन को दिए जा रहे हैं तो उसके पीछे आपको महीनों का सफर नहीं लग रहा, जो होना चाहिए, जो उसकी किसी भी स्टडी के हवाले से। ये तो मैं और आप नहीं कह सकते, ये तो पूरा देखें कि क्या हुआ है, कहाँ से इनिशिएट हुआ और कितने दफा। जरा बुनियादी सवाल की